नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी बाय एस कुमार में। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये जो 8 नंबर की यूनिट हैं इसमें से पूरे 8 नंबर कैसे प्राप्त किए जाए। ये क्लास नंबर 1 है। इसके बाद क्लास नंबर 2 आएगी जिसमें अपन बड़े क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन बच्चे और बचपन गणित की यूनिट नंबर 3 और साथ ही अपन अंग्रेजी को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। ऐसा कंटेंट आपको हस्तलिखित कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। और अगर आप इस हस्तलिखित कंटेंट की पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो सेम इसी नाम से है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज अपन जिन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो हैं आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब होता है बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिनमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। हमने उन 4 ऑप्शन में से सिर्फ उसी ऑप्शन को लिखा है जो इस उस प्रश्न का सही आंसर होता है। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि नामक जो है ग्रंथ को लिखा है। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है, पाई बराबर 22/7 का जो शुद्ध मान है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये सर्वप्रथम किसने दी है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके, आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट द्वितीय ने महासिद्धांत नामक ग्रंथ के अंदर पाई की प्योर वैल्यू को दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, परंतु आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पे कि कैसे आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति आपने सबने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री। उसके अंदर जो है व्युत्क्रम ज्या यानी साइन थीटा कोष्टा का जब आप प्रयोग करते हो तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट प्रथम। इससे पहले वाले प्रश्न का उत्तर था आर्यभट्ट द्वितीय। दोस्तों, आर्यभट्ट के नाम से आप जिन्हें ज़्यादा जानते हो वो हैं आपके आर्यभट्ट द्वितीय, परंतु आर्यभट्ट प्रथम ने भी गणित के अंदर त्रिकोणमिति के अंदर साइन थीटा कोष्टा को दिया है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भारत के अंदर सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो भारत के अंदर भास्कराचार्य द्वितीय ने सर्वप्रथम ये सिद्धांत दिया जिसे आप अभी गुरुत्वाकर्षण के नाम से जानते हो, परंतु इसे उन्होंने धारणिकात्मक शक्ति कहा। उन्होंने कहा कि हमें पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए जो शक्ति काम में आती है उसे आप धारणिकात्मक शक्ति कहते हो, और न्यूटन ने ही इसे गुरुत्वाकर्षण कहा है। सेम टू सेम बात वही है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के गणितज्ञों ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज पहले ही कर ली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति जो है ये ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं या किस समुदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित ये जो 2 ग्रंथ है सूर्य और चंद्र प्रज्ञप्ति, इसमें जैन आचार्यों ने गणित की महत्ता को समझाया है कि किस प्रकार गणित जो है दैनिक जीवन में काम में आती हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न, गणित सार संग्रह ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, ये जो ग्रंथ हैं ये ग्रंथ महावीर आचार्य द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार एक और प्रश्न है, गणित कौमुदी नामक ग्रंथ ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, नारायण पंडित। तो नारायण पंडित ने कौमुदी नामक ग्रंथ जो है गणित के अंदर लिखा है। इसके बाद एक अंग्रेजी ग्रंथ है, इंट्रोडक्शन टू मेथड मैथमेटिक्स फिलोसॉफी। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक फिलोसॉफी ये जो ग्रंथ हैं ये आपके रसेल द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, ये विदेशी नाम है, आपको रटने पड़ते हैं, परंतु आप इसे याद रख सकते हो कि फिलोसॉफी के नाम से रसेल ने एक ग्रंथ दिया है गणित के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न है जो 1-2 साल बाद रिपीट होता रहता है, इसका नाम है शून्य की खोज। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपसे 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, या तो पूछ लेता है कि किसने खोज की है या किस देश में शून्य की खोज हुई है। तो दोनों प्रश्न आप याद रख सकते हो। आर्यभट्ट द्वितीय ने जो है आपके शून्य की खोज की है, और ये जो कहाँ के निवासी थे, भारत देश के। तो भारत ने एक तरह से शून्य की खोज की है, परंतु आपसे स्पेसिफिक पूछ ले कि किसने खोज की है तो आपको बताना है आर्यभट्ट द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय गणित का स्वर्ण युग किसे कहा गया है। भारत के अंदर गणित का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है।
तो ये प्रश्न जो है इसका सही जवाब होगा मध्यकाल। मध्यकाल जो है दोस्तों 400 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का है। इसके अंदर भारत में सुप्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं जैसे कि महावीराचार्य, इधर से आपके भास्कराचार्य द्वितीय, आर्यभट्ट द्वितीय। इन्होंने गणित के अंदर इतनी खोजें की हैं कि संपूर्ण विश्व आज इनके लिए साक्षी है। आगे अपन क्वेश्चनों को देखते हैं। अब जो अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है परिभाषाएं। दोस्तों गणित की परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आपको एक कथन दिया जाता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे पूछता है कि निम्न में से ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो वो अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न परिभाषाओं में हमारे सामने है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह, द्वार एवं कुंजी है। तो आपको याद रखना है कि सिंह, द्वार एवं कुंजी शब्द आपको कहीं भी दिख जाए तो द्वार और कुंजी खोलने का काम किसने किया है? रोजर बेकर ने। किसने किया है? रोजर बेकर ने। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके होगबेन ने। दोस्तों यही प्रश्न आपके रीट 2021 लेवल 1 पेपर के अंदर भी आया है। तो आपको याद रखना है कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की तैयारी करने से आपके रीट लेवल 1 की तैयारी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, वो होगबेन ने कहा है। अगला है आपके सामने कि गणित जो है गणित के अंदर बालक जो है ज्ञान की रचना स्वयं करता है। ये प्रश्न, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट हैं, ये किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट आपके एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंदर लिखा हुआ है कि गणित ऐसा सब्जेक्ट है जहां बालक जो है ज्ञान की रचना स्वयं करता है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जब भी आपको ये शब्द दिखाई दे आवश्यक निष्कर्ष, तो आपको याद रखना है कि बेंजामिन ने यह कहा था। तो आवश्यक निष्कर्ष जो हैं वो बेंजामिन के द्वारा निकाले गए हैं, ऐसा आपको याद रखना है। अंतिम परिभाषा है कि गणित बालकों में तर्क करने की आदत को विकसित करती हैं। तो आपको याद रखना है कि तर्क करने की आदत लोक ने दी है। किसने दी है? लोक। तो तर्क करने की आदत को लोक कर लो, तो ये लोक ने परिभाषा दी है। इसके बाद आगे प्रश्नों को देखते हैं। अब जो आगे आने वाले प्रश्न हैं वो हैं एक एक दो दो नंबर के प्रश्न। इन प्रश्नों में आपको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे प्रश्न हैं, आपको बस याद रखने हैं कि कैसे इनको जो अपन पेपर में लिखे आए। सबसे पहला यहाँ आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर किस पद्धति पर कार्य करता है। ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे हमारे जो कंप्यूटर हैं, हमारे पीसी हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी काम करते हैं। तो दोस्तों उस पद्धति का नाम है बाइनरी पद्धति या द्विआधारी पद्धति। यहाँ दो अंकों पर बेस बनाकर उनसे जो है कोडिंग डिकोडिंग की जाती हैं। वो दो अंक होते हैं 0 और 1। ऐसे ही कितने भी आधार वाली संख्याएं हो सकती हैं, परंतु कंप्यूटर जो है दो आधार वाली संख्याएं, दो आधार वाली पद्धति, बाइनरी पद्धति पर काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुबिटाइजेशन क्या होता है? दोस्तों ये पिछले वर्ष भी पूछा गया है 2020 के अंदर कि सुबिटाइजेशन किसे कहते हैं। अब मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। उदाहरण ये है कि एक बालक जिसे उसकी माता ने एक कांच के गिलास के अंदर दूध भर के पिलाना है, तो उस बालक को दो गिलास उसके सामने लेके गई हैं, जिसमें एक गिलास को आधा भर रखा है और एक गिलास को पूरा भरा हुआ है। तो आपको पता है कि बालक को बिना मात्रा को याद किए उसको ये पता नहीं है कि इसकी मात्रा कम है या ज़्यादा है, परंतु वो गिलास को आधा या फुल भरा देखकर पता लगा लेता है कि फुल भरे हुए गिलास में ज़्यादा दूध आता है और कम भरे हुए गिलास में कम दूध आता है। तो यहाँ जो है वो उसको गणना नहीं आती है, फिर भी वो मात्रा का अंदाजा उसे देखकर लगा लेता है। तो इसी प्रश्न का जवाब क्या है कि बिना किसी गणना के मात्रा में अगर जो कोई बदलाव होता है, कोई परिवर्तन होता है, कम ज़्यादा होता है, तो उसे आप पहचान पाओ। आपको गणना नहीं आती है, फिर भी आप जो है वस्तु को देखकर उसके अंदर कमी हुई है या ज़्यादा हुई है, उस चीज़ को आप पता लगा पाते हो। तो यही आपके सुबिटाइजेशन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रोमन पद्धति के अंदर 5, 10, 50, 100, 500 या 1000 को कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि v के रूप में तो 5 को लिखते हैं, x के रूप में 10 को लिखते हैं और बाकी जो है LCD-M है। क्या है? LCD-M। आपको याद रखना है कि LCD किसकी है? मेरी है। LCD है किसकी? मेरी।
तो एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब क्या होता है 1000। 5 और 10 को तो आप वैसे ही जानते हो, तो आपको बड़े क्वेश्चन को याद रखना है कि एल सी डी एम, एल सी डी मेरी हैं। यहाँ आप याद रख सकते हो, एल का मतलब 50, सी का मतलब आपके 100 और डी का मतलब 500, एम का मतलब 1000 हो जाता है। ऐसे ही अगर आपको लिखना हो कि 549 को रोमन में कैसे लिखते हैं, तो ये प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। मैंने सेम टू सेम आपको बताने के लिए यहाँ लिखा है। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, आपको लिखना है 549। तो सबसे पहले 500 को आप डी लिख देते हो, 40 को आप 10 कम 50 लिख देते हो, एल को 50 और उससे पहले 10 कम करने हैं, तो इसको आप 40 लिख सकते हो, और 9 को आप लिखते हो इस प्रकार से। तो आप जो है इन तीनों को मिलाकर लिख सकते हो डी एक्स एल आई एक्स। तो ये जो है इसका एक प्रॉपर रूप से आप इसे लिख पाते हो। ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, माया सभ्यता से संबंधित 3 प्रश्न यहाँ आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि शून्य को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य को थीटा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। और आपसे पूछता है कि माया सभ्यता में मध्यवर्ती अंक कौन सा है, तो वो है 10। 10 को आधार मानकर यहाँ सभी जो हैं अंक लिखे गए हैं, सभी संख्याएं लिखी गई हैं। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है कि माया सभ्यता के अंदर जो है 17 और 20 को कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों माया सभ्यता में एक जो आड़ी रेखा होती है, एक जो लकीर होती है, उसका मतलब 5 होता है। तो यहाँ जो है टोटल कितनी रेखाएं हैं, 3 रेखा आपको यहाँ दिख रही होगी। और 3 रेखा का मतलब हो गया 15, 5, 10 और 15। और उसके ऊपर 2 बिंदु रखे हुए हैं, यानी कि 15 और 2 कितने हो गए, 17 हो गए। इसी प्रकार अगर अपन बात करें 20 को, तो 20 का मतलब यहाँ हो गया 5 5 वाली 4 रेखाएं, 5 चौके 20। तो इस प्रकार आप माया सभ्यता में संख्याओं को लिखते हो। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि क्वीप नोट। ध्यान से आपको देखना है कि क्वीप नोट जो है इस गणना का प्रयोग, गणना रूपी पद्धति का प्रयोग किस सभ्यता के अंदर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है इंका साम्राज्य। इंका साम्राज्य दक्षिणी अमेरिका का है। इस साम्राज्य के द्वारा एक क्विप नोट पद्धति का प्रयोग किया गया है जोड़ने घटाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य संख्यांकन पद्धति है, यानी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पद्धति के द्वारा संख्याएं स्थापित हैं और उसी पद्धति का प्रयोग संपूर्ण विश्व कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति जो है। इस पद्धति के द्वारा जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 0 से लेकर 9 तक की सभी संख्याएं देने का श्रेय हिंदू अरेबिक प्रणाली का है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत ने अपने प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह का नाम किस गणितज्ञ के नाम पर रखा था। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जो आर्यभट्ट द्वितीय के नाम पर रखा गया। इन्होंने शून्य की खोज की है, तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और जिससे आप आज जो है गणना आसान हो पाई है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मुझे कमेंट में ये बताएं कि हाँ मैं आगे भी क्लासेस ऐसे कंटिन्यू रखूँ, ताकि आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर पाओ।